एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस पेपर हैं 2015 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं सभी को सॉल्व करते रहेंगे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स के जो आपके क्वेश्चंस पेपर है उनको सॉल्व कर चुके हैं और जो रह रहे हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जिससे क्या होता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, आप लोगों को एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करना रहता है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, कितने टाइम में क्या करना होता है, ये सभी चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है। प्लस एक चीज और भी है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि 50% चीजें तो आपको उसी से मिल जाती है और 50% चीजें जो आप नोट्स बनाते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि रोज ही करते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लेकर आए हैं और आज जो सीरीज में है उनको भी लेकर आए हैं। अगर कहीं पे कुछ छूट रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से चीजों को समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ, देखिए, पदार्थ दुनिया की हर एक वो चीज होती है, क्या होता है, हर एक वो चीज होती है जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाती है। तो इसमें क्या है, प्रकाश को छोड़कर, प्रकाश देखिए क्या होते हैं, प्रकाश जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ भार होता है वो क्या कहलाता है, तो पदार्थ कहलाता है। और प्रकाश को छोड़कर, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी चीजें पदार्थ ये जगह तो घेरती है लेकिन इसमें वजन नहीं होता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, ये जगह तो घेर लेती है लेकिन क्या होता है, इसमें वजन नहीं होता। लेकिन हवा देखिए क्या है, ये स्थान भी घेरती है और क्या होता है, इसमें वजन भी होता है। तो यानी प्रकाश को छोड़कर सभी चीजें क्या है, सभी चीजें पदार्थ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये दो तरह से हो जाते हैं, भौतिक आधार पर हो जाते हैं और रासायनिक संरचना के आधार पर हो जाते हैं। तो हम भौतिक आधार पर चीजों को समझेंगे। भौतिक का मतलब भी क्या होता है, बाहरी बनावट होती है, और रासायनिक आधार का मतलब क्या होता है, आंतरिक संरचना, यानी अंदर की संरचना होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए, वैसे तो डाउट कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, फिर से रिपीट कर देंगे चीजों को अगर कहीं पे कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ठोस और उसके बाद द्रव्य की बात करेंगे और उसके बाद गैस की बात करेंगे। ठोस में क्या होता है, ये अपना एक स्थान घेर लेती है लेकिन जिसका आकार क्या है, बदलता नहीं। अभी आप ईंट का एक टुकड़ा लें तो क्या वो स्थान यानी अपना स्थान बदल लेगा या क्या होगा, आकार चेंज कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि ठोस चीजें क्या होती हैं, वो अपना जो आकार है वो बदलती नहीं है। और अगर हम अब बात कर लेते हैं द्रव्य की, तो जो बह जाता है, जैसे जल है तो ये बह जाता है, तो ये क्या है, ये द्रव्य हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद गैस, गैस क्या है, जिस पात्र में आप रखेंगे यानी जिस बर्तन में रखेंगे वो उतना ही हो जाता है। जैसे आप छोटे से बर्तन में रखेंगे तो गैस यहाँ तक इसमें हो जाएगी, अगर आप बड़े से पात्र में रखेंगे तो गैस यहाँ, यानी ये फैल जाती है, इसको कोई आकार निश्चित नहीं होता है। और अगर बात की जाए तो जगह अगर सबसे ज्यादा घेरने की क्षमता किसमें होती है, तो गैस में हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों चीजों को समझ गए कि ठोस क्या है, द्रव्य क्या है और गैस क्या है। ये किसमें आता है, तो ये भौतिक आधार में आता है। भौतिक आधार यानी बाहरी बनावट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक क्या है, तो उत्तोलक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम प्रकार के, कौन से, तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से इसको हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि प्रथम प्रकार
प्रकार का उत्तोलक हो जाता है और द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है और आपका क्या हो जाता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो जाते हैं तो उसमें क्या बीच में होता है, देखिए आलम्ब, आयास और भार होता है। तीनों में क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं आलम्ब होता है, आलम्ब होता है और क्या होता है, आयास होता है और क्या होता है, और भार होता है ना, जहाँ पे भार पड़ता है यानी भार होता है। आलम्ब प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसमें जो आलम्ब होता है वो कहाँ पे होता है, वो बीच में होता है। कहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से समझ लेते हैं, यहाँ पे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब हो जाता है वो बीच में होता है और एक तरफ क्या होता है, भार होता है और एक तरफ क्या होता है, आयास होता है। क्या होता है, एक तरफ भार होता है और एक तरफ आयास होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम अगर द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो आप एक ट्रिक से चीजों को याद रखिएगा। एक है ट्रिक आभा आ, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, आभा आ, आभा आ। तो यानी पहला आ से आलम्ब हो जाता है तो बीच में फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में, फिर सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में। अब यहाँ पे इस तरह से आप ये ट्रिक लिख के और आप वर्क कर सकते हैं। अब जो सेकेंड प्रकार का उत्तोलक है उसमें जो भार होता है वो बीच में होता है और आ यानी आयास, तो यहाँ पे ये आपका भार हो गया, ये सेकेंड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, ये फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। और जो थर्ड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है उसमें क्या होता है, आभा आ यानी आयास, आयास इसमें बीच में हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है और भार और आयास इधर उधर, एक छोर पे भार और दूसरे छोर पे आयास होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तृतीय प्रकार में आयास बीच में होता है। और इसके एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम घर्षण को समझ लेते हैं। तो घर्षण क्या है, तो घर्षण जो होता है वो बल ही होता है, लेकिन क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो यानी नेगेटिव है ना, कि कोई चीज हम कह रहे हैं ये अच्छा है तो आपने कहा ये बुरा है, हमने कहा ये इंसान काला है आपने कहा गोरा है, या हमने कहा वो इंसान गोरा है आपने कहा काला है, हमने कहा ये आसमान है आपने कहा पृथ्वी है। यानी विपरीत आप बात कर रहे हैं, मतलब उल्टी बात कर रहे हैं। हमारी कोई बात आपको या आपकी बात हमें कोई अच्छी नहीं लगी, वो वाली बात हो जाती है कि विपरीत बात करनी, मतलब उल्टी बात करनी। तो घर्षण क्या है, बल तो है लेकिन ये क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। और घर्षण बल अगर नहीं होगा तो क्या चीजें, जैसे कि आपको हो जाता है कि जब आटा पीसने की जो चक्की होती है उसपे पटा चढ़ा होता है, तो उसमें अगर घर्षण बल नहीं होगा, घर्षण बल अगर जैसे कि क्या होता है, जब पटा जो एकदम चिकना हो जाता है तो वो चलता नहीं है। बाकी आपकी चक्की चल रही होगी, आपका जनरेटर इंजन चल रहा होगा, लेकिन वो पटा नहीं घूम रहा होगा, है ना। तो इसको करने के लिए क्या यूज करते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, इसको यूज करते हैं। जैसे मशीन हो गई आपकी, इसमें मशीन का तेल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन अलग अलग मशीनों में अलग अलग उसमें चीजें अलग अलग यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि अगर आप मशीन, जो सिलाई मशीन है, अगर आप उसमें मोबिल वगैरह का यूज कर लेंगे, वो चिकना और चिपचिपा पदार्थ तो जरूर है लेकिन कपड़े पे धब्बे पड़ जाएंगे। तो जो मशीन पर क्या होता है, मशीन ही का तेल यूज होता है। ये तेल ऐसा होता है कि इसमें धब्बे नहीं पड़ते हैं कपड़े पे, है ना। आप तुरंत डालो और तुरंत सिलाई करना स्टार्ट कर दो तो क्या होता है, कोई भी धब्बा नहीं पड़ता है। तो ये चीज हो जाती है। तो घर्षण बल किसको कहते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करने को, विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, उसके बाद वाष्पन और क्वथन।
वाष्पन और पथन को समझते हैं कि वाष्पन पहले समझ लेते हैं कि कुछ जो पदार्थ होते हैं उनको शीघ्र वाष्प बनकर वो क्या होते हैं कि वो उड़ जाते हैं। वाष्प यानी होता नहीं कि पानी है और उसमें रोशनी यानी सूरज की तपती हुई रोशनी लगी, सूरज तप रहा है और पानी में क्या होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। इसी को तो कहते हैं कि पानी इतना था इतना गया कहाँ, यानी वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। यही चीज समझ आती है। तो यानी वाष्पन कुछ पदार्थ शीघ्र क्या होते हैं बनकर उड़ जाते हैं, उनको वाष्पीकरण पदार्थ कहते हैं, यानी वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। किसको कहते हैं वाष्पशील पदार्थ? कुछ पदार्थ जो शीघ्र उड़ जाते हैं वाष्प बनकर। जैसे आपका स्पिरिट हो जाता है, ईथर हो जाता है, ये चीजें हो जाती हैं। और अगर पथन की बात की जाए तो आपको हो जाता है वो निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, उस ताप को द्रव का पथन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको हो जाता है वाष्प और गैस। तो गैस क्या होती है? स्थान घेरती है। और वाष्प क्या है? देखिए उड़ जाता है, क्योंकि नदी नाले देखिए समंदर पूरे पूरे होते हैं तो कितना जैसे लगता है आज इतना भरा हुआ है तो वो कब हो रहा है, मतलब वो उड़ रहा है वाष्प बनकर, वही चीज तो होती है ना, उसी को तो कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीनना, पटकना, ओसाना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीनने की बात करते हैं। जैसे अनाज वगैरह होता है, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, दालें हो गई, तो इनमें क्या होता है कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मिट्टी, जैसे छोटे छोटे कंकड़, ये चीजें होती हैं। तो इनको क्या किया जाता है इस तरह से, जैसे बाउल में है या किसी सीनी वगैरह में है तो क्या करते हैं इसको, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बीनकर निकाल लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? बीनना कहते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी मतलब इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके घर में ये सभी चीजें होती होंगी। होती क्यों नहीं होंगी भाई? जिसने जन्म लिया है, जो जिंदगी जी रहा है, उसके लिए भोजन की जरूरत होती है और भोजन है तो ये सभी चीजें होनी जरूरी है। तो ये इस पे बहुत लॉन्ग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सभी चीजें होती हैं आपके आसपास में, ये सभी चीजें हो रही हैं। तो ये बीनना हो जाता है। पटकना क्या हो जाता है? एक सूप टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे गेहूं उसको भरा गया, उसके बाद क्या है इसमें जो धूल मिट्टी ये सब चीजें होती हैं तो इसको चलाया जाता है हाथों से, तो ये फटक जाता है, तो इसको फटकना कहते हैं। यानी जो धूल मिट्टी है वो बाहर निकल जाती है और जो गेहूं है आपके, चावल है, तो वो इसी में रह जाते हैं। ये आपके घर में भी होगा, नहीं घर में है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि कैसा होता है सूप, ठीक है। उसके बाद ओसाना होता है। तो ओसाने में क्या होता है, जैसे आपको हो जाता है एक कोई चीज आपने ले ली, जैसे सीनी वगैरह या कोई ऐसा बर्तन ले लिया जो जैसे इस तरह से होता है, गहरा नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसमें गहराई नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, इसको पकड़कर, जैसे कोई यहाँ पे बंदा एक है तो इसको पकड़कर, इसको पकड़ा और इसमें अनाज डाला थोड़ा सा, ठीक है। अनाज डाल के जिधर की हवा चलती है उस तरफ मुंह करके इसको थोड़ा थोड़ा सा गिराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका गेहूं धान जो भी है या दालें जो भी है वो गिरती जाती हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ धूल मिट्टी ये सब चीजें होती हैं ये यहाँ पे उड़ती जाती है, हवा में क्या होती है, उड़ती जाती हैं। तो इसी को ओसाना कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो समझ गए होंगे क्योंकि इतना काफी है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब चालना होता है। तो चलनी, यानी चलनी जो होती है ना, जो आपके घरों में, सभी के घरों में है, आटा जिससे छाना जाता है, तो उसको चालना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तवे अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें जो आटा छाना जाता है तो इसमें ये प्रक्रिया होती है कि आटा जो है वो आपका नीचे गिरता है और जो अपशिष्ट यानी चोकर वगैरह होता है वो यहाँ पे रह जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, चालना कहते हैं। जैसे मैदा हो गया, रवा हो गया, आटा हो गया, तो ये सभी चीजें इस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण हो जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण का मतलब ये हो जाता है कि चुंबक के द्वारा, जैसे लोहे का बुरादा और उसमें लकड़ी का कुछ मिला हुआ है, कोई पदार्थ मिला हुआ है या मतलब बालू मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यार ये यहाँ पे चुंबक है और इसमें ये बुरादा मिला हुआ है। तो आप चुंबक के सहारे, तो आप इसमें चुंबक इस तरह से डालेंगे और हिलाएंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा चुंबक में एक और खूबी होती है कि ये जो चुंबक के किनारे का हिस्सा होता है इसमें ये चीजें यानी लोहा चिपक जाता है। सबसे ज्यादा आप जो चुंबक का किनारा होता है उस पे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह
से हो जाता है, इसको पृथक्करण कर सकते हैं, इसको चुंबकीय पृथक्करण ये कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद ऊर्ध्वपातन का नंबर आता है। तो ये क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई ठोस द्रव्य में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। जैसे कोई ठोस है, द्रव्य में बिना बदले क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब आपको नाम से तो ऐसा लग रहा होगा ये बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है, लेकिन क्या कहते हैं, उसकी सरल चीजें आप पकड़े। जब सरल चीजें आप पकड़ेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस है, वो द्रव्य में नहीं बदल रहा है, लेकिन सीधे वो किस अवस्था में आ रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और इस घटना को कपूर या नाफ्थलीन से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाता है तलछटीकरण। तो तलछटीकरण क्या होता है, ये भी अलग करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे लिख पाएंगे, अगर अतिलघु में आ गया तब भी आप, क्योंकि एक नंबर का होता है तो आपको थोड़ा सा लिखना है, बस उसका ये है कि आपको खुलासा हो जाए कि जो चीज पूछी गई है वो चीज आप बता पा रहे हैं। ठीक है, और लघु में आ जाता है तो लगभग 2 क्वेश्चन मिला के 1 क्वेश्चन आपको करना होता है, तो भी आप आराम से इसको, इन सभी को जितना जितना हमने बताया आप अच्छे से कर पाएंगे। बाकी ये जो आपके प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के, ये जो उत्तोलक है, इनके उदाहरण को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको हो जाता है यहाँ पे आपका तलछटीकरण हम लोग देख रहे हैं। तो तलछटीकरण में क्या होता है, जैसे एक आपका कोई बर्तन हो गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई बर्तन है, तो इसमें बालू है और पानी है। ठीक है, और ये क्या हुआ कि ये थोड़ी देर में क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा और जो बालू है वो नीचे बैठ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप इसी तरह से दूसरा बर्तन लेंगे और दूसरे बर्तन में आप इसको जब पलटेंगे तो ये जो आपकी बालू है इसी पात्र में, यानी इसी बर्तन में रह जाएगी, बालू रह जाएगी और पानी आप दूसरे बर्तन में डाल पाएंगे, आराम से डाल लेंगे। तो ये क्या कहलाता है, तलछटीकरण। इसको निथारना भी कहते हैं। कहते नहीं है कि इसमें ये चीज हो गई है तो इसको थोड़ी देर के लिए रख दो, या इसमें इस पानी में थोड़ा सा बालू वगैरह आ गई है तो इसको थोड़ी देर रख दो, तो क्या होगा, ये बालू नीचे बैठ जाएगी और पानी हम ले लेंगे और उसको यूज करेंगे। ऐसा होता है ना आम बोलचाल की भाषा में, आपने ये देखा होगा अपने आसपास में ऐसे बोलते हुए, तो यही चीज हो जाती है, इसी को निथारना या तलछटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका भंगुर तथा धातुवर्धन, ये क्या है, तो भंगुर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज पे चोट लगाते हैं, किसी चीज पर आप क्या करते हैं, हथौड़े से वार करते हैं, तो वो टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो जैसे आपका कोयला हो जाता है, कोयले पे आप क्या करेंगे, चोट लगाएंगे तो क्या होगा, वो फूट जाता है ना, तो ये क्या होता है, भंगुर हो जाता है। और धातुवर्ध का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज पे चोट लगाते हैं तो वो फैलता है, वो उसमें क्या होता है, वो टूटता नहीं, वो अलग नहीं होता है, वो क्या होता है, वो फैलता है। और जितनी मतलब ये होता है, उसको जितना पतला करना चाहे, जितना लंबा करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे सोना होता है, सोना यानी गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, चांदी हो जाता है, तांबा हो जाता है, तो ये चीजें क्या है। अब आपने देखोगे जो सोने का जो जेवर बनता है, ज्वेलरी बनती है, तो कितनी बारीक बारीक डिजाइनें उसमें होती हैं। आप थोड़े से भी वजन में लेंगे तो आपको बहुत अच्छी डिजाइन में चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों है, आप देखते हो तो समझ भी नहीं पाते हो कि डिजाइनर ने किस तरह से डिजाइन किया है। और ये गोल्ड की है, तो गोल्ड इतना कैसे, इतनी छोटी छोटी इसमें डिजाइनें काट के बना लेते हैं, है ना। तो इसमें जो ये आपका हो जाता है धातुवर्ध, जिसको तन्यता कहते हैं, तो इसकी वजह से होता है। उसपे जितना भी आप मतलब उसपे चोट लगाई जाती है उतना भी वो फैलता चला जाता है। जितना लंबा तार वो बनाना चाहे उतना लंबा वो तार बन जाता है। तो बस यही चीज यहाँ पे हो जाती है, इतना काफी होगा, है ना। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक आप जब करते हैं तो हमें बहुत हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो लाइक आप लोग जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर अगर नए और अभी विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद है तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां। तो तंबाकू आम तरीके से लोग खाते हैं इसको, ठीक है, लेकिन जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है ना।
कैंसर होता है, लेकिन लोगों की समझ में ये चीज नहीं आती। कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत ब्रांडेड ये चीज खाते हैं तो इसलिए हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं जहर जितना भी आप अच्छा वाला लेंगे उतना जल्दी फायदा करेगा। जहर हो या औषधि हो, जैसे दवा आप लेने गए और आपने कहा हमें अच्छी वाली मेडिसिन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से फायदा हो जाए, तो आप क्या करते हैं, ब्रांडेड लेते हैं, है ना। यही तो होता है। 2 रुपए वाली आप मेडिसिन पेन किलर लेके नहीं खाएंगे, आप जहाँ पे 10 रुपए वाली पेन किलर मिल रही होगी वो लेके आप खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रांडेड है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी तो आप लोग और भी महंगी लेते होंगे, वो वाली बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कुछ लोग कहते हैं हम बहुत ब्रांडेड खाते हैं, बहुत वीआईपी खाते हैं, इसलिए आपको कुछ, अरे जितनी वीआईपी आप खाएंगे उतना ही जल्दी वो वीआईपी आप बन जाएंगे, यानी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए खैर ये चीजें तो नहीं खानी चाहिए। बाकी इसके सेवन से बहुत सी हानियां हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हमने सीरीज में डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, और काफी लेंथी वीडियो हो रही है इसलिए हम यहाँ पे रोक रहे हैं। और जो ये आपके इसके उदाहरण हो जाते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, इसके उदाहरणों को हम अगला जो क्लास होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। सो चलते हैं हम लोग सीरीज की तरफ और चीजों को समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको हो जाता है तलछटीकरण प्रक्रिया को समझाएं। तो तलछटीकरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि किसी तरल में उपस्थित, यानी किसी तरल में कुछ उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहलाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पात्र है, कोई बर्तन है, उसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ जैसे रेत वगैरह है तो यहाँ पर जम जाती है और ऊपर क्या होता है, ये जल आ जाता है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि किसी तरल में उपस्थित, तरल मतलब ये जल हो गया, ठीक है, और उपस्थित कण ये यहाँ पे रेत हो गई, ये बैठ गई तली में, तो आकर बैठ जाती है ना। तो इसको क्या कहते हैं, तलछटीकरण ये कहलाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि तलछटीकरण प्रक्रिया से आशय द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। आप कोई चीज़ है, आप बर्तन में भर दीजिए इस तरह से कि उसमें जल भी हो और जैसे रेत वगैरह हो, तो वो ज़मीन में बैठ जाएगी, बर्तन की नीचे तली में बैठ जाएगी, और आप क्या कर सकते हैं कि पानी को अलग कर सकते हैं, यानी जल को आपने अलग कर दिया और जो नीचे बैठ गई तली में वो उसी बर्तन में रह जाएगी। तो यही होता है तलछटीकरण। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेत मिले पानी को एक बीकर में लेकर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है, वही चीज़ जो भी हमने आपको बताई, और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को छड़ के सहारे धीरे धीरे बिना हिलाए निथारते हुए दूसरे बीकर में डाला। साफ पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और रेत पहले बीकर में ही रह जाती है। ये क्या कहलाता है, तो ये तलछटीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भंगुर तथा धातुवर्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं। तो भंगुर वो पदार्थ जिन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और अम्ल में पूर्ण बन जाते हैं, ऐसे पदार्थों को भंगुर कहते हैं। कोयला, गंधक, कांच ऐसे ही पदार्थ है। अब आप इस तरह से समझ लें कि भंगुरता होती क्या है। जैसे किसी चीज़ के आसानी से टूटने या टूटने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो भंगुर कहलाती है। और यानी भंगुर पदार्थ वो होते हैं जो तनाव या खिंचाव की वजह से आसानी से टूट जाते हैं। क्या हो जाता है, तनाव से टूट जाते हैं या खिंचाव से टूट जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें टूटने से पहले विकृत होने की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, यही तो होता है। और धातुवर्ध क्या होता है, कुछ पदार्थ हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें धातुवर्ध है, यानी तन्यता। ऐसे पदार्थ को धातुवर्ध कहते हैं। इन पदार्थों के तार को खींचे जा सकते हैं, अतः ये पदार्थ तन्य भी होते हैं। अधिकतर वस्तुएं धातुवर्ध और तन्य होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। अब सोने को आप ले लीजिए, कितनी बारीक बारीक डिज़ाइन कितनी कम वज़न में बनाई जा सकती है, कितनी मिलीग्राम, रत्ती, ये वो। अगर
1 तोला यानी 10 ग्राम में भी कोई चीज़ बनती है और इतनी बारीक डिज़ाइन बन जाती है, तो आप देखते रह जाएंगे कि किस तरह से डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है। यही तो होता है ना। लेकिन उसमें जो तन्यता होती है वो इसकी मेन वजह होती है कि जितनी भी इस पे क्या होता है, हथौड़े से पीटने पर फैलाई जाती है, जितना वो उतना फैलता चला जाता है, इसलिए इतनी बारीक डिज़ाइन बन पाती है। यही हाल चांदी का है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तन्यता की बात की जाए तो सोने में होती है। चांदी, तांबा, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब देख लेते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु शब्द का मूल अर्थ क्या होता है। यहाँ पे मूल अर्थ की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि वो कण जिसके छोटे छोटे कणों में, जिसको ना तो छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सके, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु विभिन्न अपरमाणविक कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक परमाणु के संघटक कण हैं। सभी 3 फर्मिऑन हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं परमाणु तत्व वो छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें भाई। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। तो तंबाकू के सेवन से 2 हानियाँ क्या, बहुत सी हानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि 2 ही हानियाँ पूछी गई हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि तंबाकू से स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कैंसर हो जाता है ना, हृदय रोग हो जाता है, लीवर हो जाता है, लीवर की बीमारी, क्रोनिक रोग, ये सभी किससे होते हैं, तो तंबाकू खाने से हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो ब्रांडेड खाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी वाली तंबाकू का सेवन करता हूँ, ऐसे बोलते नहीं हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन हंसी इसलिए आई है क्योंकि कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर और अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि मतलब मैं ब्रांडेड खाता हूँ इसलिए नुकसान नहीं करते। अरे भाई, जितना ज़्यादा ब्रांडेड जहर होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे आप मेडिसिन लाते हैं तो जितनी ब्रांडेड आप लाएंगे, जितनी अच्छी लाएंगे, उतनी ही जल्दी तो फ़ायदा करेगी। तो भाई यही हाल तंबाकू का है। जितनी अच्छी आप तंबाकू लाएंगी उतनी जल्दी फ़ायदा करेगा। फ़ायदे का मतलब उतनी जल्दी बीमारी को, आपके शरीर को रोग युक्त कर देगा, रोगों से क्या कर देगा, रोगों से उसको भर देगा। यही चीज़ तो होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गाड़ी चलाने में कि हेलमेट हम क्या करेंगे पहन के, क्योंकि हम पैसा दे देंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, हम चकमा दे के चले आएंगे। लेकिन वो जो बेचारे वहाँ पे खड़े हैं और आपको मना कर रहे हैं और आपसे कहते हैं जुर्माना भी पड़ जाएगा, तो क्या वो अपने लिए कहते हैं, अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए कहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ही के शरीर की सुरक्षा के लिए, आप ही की सुरक्षा के लिए वो लोग खड़े हैं और आप अपनी ही असुरक्षा के लिए उनको पैसे दे के आते हो। यही तो होता है कि हमने रसीद कटवा दी, इतना जुर्माना पड़ रहा था, हमने दे दिया, मगर मैं तो भाई बच के आ गया। अरे ये क्या पता कि अगला वक्त ऐसा हो कि आप बचो ही ना। क्यों? क्योंकि जब आपने हेलमेट ही नहीं लगा रखा है, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बिना हेलमेट लगाए आप ड्राइविंग करते हैं और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे लगती है? सिर में लगती है। तो अब तो वो जुर्माना आपका काम नहीं है ना, तो उन लोगों का ये काम है कि आपको हेलमेट पहनाने के लिए मतलब कहते हैं, फोर्स करते हैं, उस पर जुर्माना भी रख दिया, लेकिन लोग नहीं मानते। बस वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ज़्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप लोग समझ चुके होंगे कि तंबाकू कोई भी अच्छी नहीं होती है, कोई भी ये गुटखा, पान, पुड़िया, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये होता है कि हाँ मैं तो ब्रांडेड खाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है मृतका किसे कहते हैं, इनमें से किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो पके हुए बर्तनों को मृतका कहते हैं, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। तो मूसला जड़ें कैसी होती है, किनको कहते हैं? जैसे मूली हो जाती है, गाजर हो जाती है, चुकंदर हो जाता है, शलजम हो जाती है, कौन सी हैं? तो ये मूसला जड़ें हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूली इस तरह से होती है ना,
तो ये कौन सी है? मूसला जड़ है। और जड़ें दो प्रकार की होती है, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ें, जिनको अपस्थानिक जड़ों को झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और मूसला जड़ें जो हो जाती हैं तो इनके क्या होते हैं, जो ये खाने वाला पदार्थ होता है, भाई मूली का ये हिस्सा ही तो ज़मीन पे होता है। ये देखिए हमने इस तरह से बनाई। अगर हम भूमि के अंदर मूली की बात करें तो इस तरह से होती है, ये इस तरह से जड़ें फैली होती हैं यहाँ से इस तरह से। और ये जो उसका भाग होता है, पत्ता जो इसमें लगा होता है वो ऊपर होता है, भूमि के ऊपर होता है। और जब मूली ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो कुछ भाग इसका दिखने लगता है, ऊपर की ओर दिखने लगता है, यही तो होता है ना। लेकिन जो इसका ये वाला भाग होता है ये नीचे ही रहता है, ये जड़ होता है। तो ये मूसला जड़ हो गए। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है शंकु रूपी जड़ें। ये जड़ें ऐसी जड़ें आधार पर चौड़ी और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती हैं, शंकु रूप धारण जड़ें कहलाती हैं। जैसे गाजर की हो जाती है, गाजर भी तो इसी तरह से होती है ना, इस तरह से तो होती है ना, गाजर भी इस तरह से होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो होता है चौड़ी और नीचे की ओर धीरे धीरे ये पतली होती जाती है। यहाँ पे ये पतली ही तो होती जाती है ना। फ्यूजिफॉर्म जड़ें, ये कौन सी होती हैं? इन जड़ों के तनों का आधार बीज पत्राधार फूला हुआ होता है, इनके नीचे के जड़ का भाग पतला होता है। इस कारण से कुल मिलाकर ऐसी जड़ें ऊपर से संकरी, बीच में फूली और नीचे से संकरी शंकु के आकार की होती है, जैसे मूली होती है। कुंभी रूप जड़ें, इन जड़ों के बीच पत्राधार फूलकर लट्टू गोल जैसा हो जाता है, जैसे सलजम, कुछ ऐसे ही तो होता है सलजम, इस तरह से होता है ना। और फिर ये पत्ते होते हैं, तो यानी ये लट्टू जैसा क्या होता है तो फूल जाता है। और उसके बाद आपको हो जाता है कैदिल जड़ें, तो ऐसी जड़ें मोटी एवं किसी भी आकार में फूली होती हैं, जैसे मिराबिलिस जड़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है, और इस संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं या न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य है। तत्व तथा यौगिक में अंतर, तो तत्व क्या हैं? वे तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एक तत्व है। ऐसा पदार्थ होता है जिसके परमाणुओं में सभी प्रोटॉन समान होते हैं। अब यौगिक की बात कर लेते हैं, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक हो जाता है। क्यों हो जाता है जल यौगिक? क्यों हो जाता है? तो भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये क्या है? ये एक यौगिक हो जाता है। अब यहाँ पे आपके जो ये क्वेश्चंस है ये कंप्लीट होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में भी एक क्लास आपकी और रहेगी जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने हैं, आप लोग आज समझिए, उसके बाद देखेंगे कल के क्लास में। तो सबसे पहले जो पहला बिंदु हो जाता है वो परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना, बनाना या कल्पना करना। तो यानी जैसे हम कोई कार्य करते हैं, है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसके बारे में विचार करते हैं ना, कोई योजना बनाते हैं ना, तो वही चीज़ हो जाती है। जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप क्या कर रहे हैं, यानी परिकल्पना कर किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार करना। तो आपका एग्ज़ाम है तो पहले से आप उस पर विचार कर रहे हैं ना, तो वही परिकल्पना कहलाएगा। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इस जानकारी को जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम क्या है? तो आइजैक न्यूटन है।
पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर खींच लेती है। जैसे फल लगे हैं तो ऐसा तो नहीं है पेड़ों में फल लगे हैं तो ज़मीन पे ना गिर के ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। आप बॉल को क्या करते हैं, बॉल हो जाता है उसको आप क्या करते हैं, आप पैर से ऊपर की ओर या हाथ से ऊपर की ओर उछालते हैं तो ऊपर से फिर वो बॉल कहाँ पे आ जाती है, नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वैज्ञानिक विधि के चरण निम्न हैं: जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन तथा विश्लेषण। इसमें क्या हो जाता है, ये वैज्ञानिक विधि के चरण हो जाते हैं जिसमें भाई क्या किया जाता है, आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं, परिकल्पना भी की जाती है, परीक्षण भी किया जाता है और निरीक्षण भी किया जाता है। भाई परीक्षा भी ली जाती है, निरीक्षण भी किया जाता है, अभिलेखन और विश्लेषण भी किया जाता है। विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, वैक्सीन का निर्माण किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने। पॉलिश वैज्ञानिक क्यूरी तथा मैडम क्यूरी द्वारा रेडियन और पोलिनियम की खोज की गई। गैलीलियो ने दूरबीन, थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, मार्कोनी ने रेडियो, ऑटोहोन ने परमाणु बम का आविष्कार किया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, कम से कम 2000 आविष्कार किए, है ना, और सारे आविष्कारों में ये विफल रहे, लेकिन ये हताश बिल्कुल भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनमें एक जज्बा था, एक जुनून था कि अगर 2000 आविष्कार हमारे विफल हुए तो कुछ तो ऐसा होगा जिसमें हमको सफलता मिलेगी, और जो 2000 आविष्कार हमारे विफल हुए तो इनसे हमको एक सीख मिल जाती है कि इनसे कुछ भी नहीं होना है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, एक बार दो बार प्रयास करते हैं और उसके बाद विफल हो जाते हैं और कहते हैं अब तो मैं हार गया। ऐसा है, लेकिन हारना नहीं है। इसलिए हमने ये चीज़ बताई कि आप लोगों को भी कभी हारना नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो सभी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर उतार चढ़ाव से आप लोग हताश हो गए तो आगे कैसे तरक्की करेंगे, है ना, ये चीज़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जिन वस्तुओं को छूने मात्र से चेतना का एहसास प्रकट होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी अगर बात की जाए कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, तो जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, है ना, वो क्या है, वो सजीव वस्तुएं हो जाती हैं। ठीक है, और इनको क्या भोजन की भी आवश्यकता होती है, और इनको हवा पानी हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा हैं। सजीव वस्तुओं की आकृति में आकार निश्चित होता है, निर्जीव वस्तुएं ठीक विपरीत होती हैं। यानी जो सजीव है, जैसे अब हम लोग हैं तो क्या है, जिंदा है, तो हम लोगों की क्या है, आकृति और आकार निश्चित होता है। ऐसा तो नहीं है कि बढ़ते चले गए, क्योंकि एक टाइम पर क्या होता है, पहले तो वृद्धि होती है ना, विकास होता है, लेकिन एक टाइम पर जैसे अवस्थाएं आई, शिशु अवस्था आई, बाल अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, तो क्या हुआ, एक निश्चितता होती है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बढ़ते चले गए, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है। निर्जीव वस्तुएं ठीक इसके विपरीत होती है, यानी सजीव वस्तुओं की आकृतियों में आकार निश्चित होते हैं, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती। जैसा आप कहें नहीं मुझे इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए आपने टेबल बनाई तो बोले आप इतना बड़ा कर दीजिए, अच्छा इतना नहीं तो इतना बड़ा कर दीजिए, अच्छा इतना नहीं तो इतना बड़ा कर दीजिए, तो इसमें आकृति और आकार निश्चित तो नहीं होता है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। यानी क्या है कि सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हालांकि सूर्य ऐसा नहीं है कि सभी को प्रकाश देता है, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं। अब यहाँ पे देखिए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें परपोषी नहीं स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है, किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे गाय भैंस बकरी तो क्या है, ये पत्ते खाते हैं, फिर इनको कोई और खाता है, फिर उनको कोई और खाता है। तो इस तरह से ये क्या है
कि जो दूसरों पे निर्भर है वो परपोषी हैं और जो खुद पे है तो वो स्वयं है, तो इसलिए यहाँ पे स्वयंपोषी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है पौधों में श्वसन हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, जबकि जंतुओं में इस हेतु विशिष्ट श्वसन अंग यानी फेफड़े गलफड़े होते हैं। फेफड़े हम लोगों में होते हैं, सब में होते हैं। गलफड़े मछली क्या करती है, गलफड़े से लेती है, जल को अंदर करती है, यही तो सब होता है ना। इसीलिए तो मछली क्या है, जल में रहने के लिए अनुकूल है। जंतु या अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कुछ ऐसे हो जाते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। जल में तैरने वाले जंतुओं का शरीर प्रायः धारा रेखित होता है, बिल्कुल सही है। नौका आकार का होता है यानी नाव के आकार का होता है और धारा रेखित होता है, इसीलिए जल में रहने के अनुकूल है। अभी हम लोगों से कोई कहे कि तुम जल में रह लो, तो क्या हम लोग जल में रह पाएंगे? भाई थोड़ी देर रह पाएंगे। अगर तैरना वैरना आता है तो निकल ही आएंगे, और अगर नहीं आता है तो वहीं गए, वो वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ के अनुकूल नहीं हैं। उभयचरों का शरीर जल और स्थल दोनों पर रहने के अनुकूल होता है, और जलीय उभयचर यानी दोनों जगह पे, है ना। और जलीय पौधे हल्के होते हैं क्योंकि उनमें अंदर वायुकोष्ठ होता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो पत्ती होती है वो मोमीय होती है। कैसी होती है? मोमीय होती है। इसीलिए पत्तियाँ क्या है, सड़ती गलती नहीं। अभी आप ये नॉर्मल पत्ती जो स्थल पर उगते हैं पौधे, उनकी पत्ती को आप जल में डाल दो। कहाँ पे? आप जल में डाल दो, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि पत्ती जो है वो गई है सड़। पत्ती क्या हो गई? वो गई सड़। लेकिन इसमें मोमीय परत होती है, इसलिए ये सड़ती गलती नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हो गया आपका बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जो बीज जैसे आपने बीज कोई लिया, मान लीजिए सेम का आपने बीज ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें अंकुरण क्या ऐसे ही हो जाएगा। आपने मान लीजिए पॉलिथीन में ऐसे ही रख दिया, तो आप रखे रहें, ज़िंदगी भर रखे रहें, तो इसमें अंकुरण नहीं होगा। लेकिन जब इसमें क्या होगा, वायु आएगी, वायु लगेगी, प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं, पानी होगा, प्लस क्या होगा, उचित ताप होगा। क्या होगा? तो उचित ताप होगा, तब क्या होगा, ये अंकुरित हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ कम है, मान लीजिए वायु नहीं है, पानी और उचित ताप है, तब भी ये अंकुरित नहीं होगा। मान लीजिए वायु और पानी है लेकिन इसमें उचित ताप नहीं है, तब भी नहीं हो पाएगा। वायु और उचित ताप है लेकिन पानी नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा। यानी तीनों चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। और आप किसी दिन आप करके भी ये देख लें कि एक बीकर में आप रखें, बीकर या कोई एक बर्तन ले लें और उसमें रखें कि क्या देखेंगे, अगर एक बीकर में आपने बीज डाले कुछ और उसको उचित ताप, वायु और आपने क्या दिया, उचित ताप, वायु और जल आपने दिया, तो उसमें क्या है, अंकुरित हो जाएगा। लेकिन दूसरे में किसी एक चीज़ की कमी कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वो अंकुरित नहीं हो पाया। ठीक है, वो वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है। वस्तुएं कौन सी प्राकृतिक हैं? जैसे सूर्य हमें कैसे मिला? भाई प्रकृति की तरफ से। भूमि हमें कैसे मिली? तो प्रकृति की तरफ से। ये हमें क्या है, उपहार स्वरूप। चंद्रमा क्या है, हमें गॉड गिफ्टेड मिला है, हमें ऊपर वाले ने इसको दिया है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्रकृति की तरफ से हमें प्राप्त होती हैं, इसीलिए प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। वो वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा करता है, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये पंखा क्या है, टीवी क्या है, फ्रिज क्या है, कूलर क्या है, जो भी आपके आसपास में है, मानव ने इनको, टेबल हो गई, आपका ये मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, क्योंकि मानव ने इनको बनाया है। पौधे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल तना, पररोह तना। पररोह तंत्र हो जाता है तो पौधे दो प्रकार के होते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में क्या होता है, मूली, गाजर, चुकंदर ये सब हो जाते हैं। अपस्थानिक जड़ जिनको हम क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ भी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है झकड़ा जड़ के बारे में बताएं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, जो अपस्थानिक जड़ है वही झकड़ा जड़ है। प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय जड़ों तथा मूलिकाएं और रोम से जड़ तंत्र बनता है।
और यहाँ पे आपका हो जाता है मूल के मूलांकर से सीधे निकलने वाली मोटी जड़ को मुख्य जड़ प्राथमिक जड़ कहते हैं। जब मूल के मूलांकुर से जड़ इसी तरह से तो होती है ना, मूल के मूलांकर से जब जड़ें इस तरह से निकलती हैं तो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक जड़ कहते हैं। जड़ से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को द्वितीय तथा तृतीय जड़ें सहायक जड़ें कहते हैं। अब ये क्या होता है? जड़ से निकलने वाली पतली पतली, आपने देखा होगा कि जड़ें निकली, यहाँ इस तरह से जड़ें निकलती हैं, फिर इनमें से जड़ें निकलती हैं, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें हो जाती हैं। मूलिका से अंतिम सिरे पर एक कोमल टोपी नुमा आवरण स्पष्ट दिखाई देता है, इसे मूल गोप कहते हैं। मूल गोप से कुछ दूरी पर महीन बाल नुमा रेशों का समूह होता है, इसे मूल रोम कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। तने में गांठ होती है ना, यहाँ आप इस तरह से देख सकते हैं, इसी को तो तना कहते हैं। और अगर इसको बनाया जाए तो इस तरह से होता है, ये गांठ इसी तरह से तो होता है, ऐसे करके ये गांठें होती हैं यहाँ पे। तो इनको क्या कहते हैं? जैसी रचना को इनको क्या कहते हैं? पर्व संधियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर्व संधि कहते हैं। पत्ती का वो भाग जिसे पत्ती तने से लगी होती पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का वो भाग जिसे पत्ती तने से लगी रहती है। अब पत्ती इसी तरह से तो तने से लगी रहती है ना, इस तरह से। तो ये जो भाग है, इस भाग की बात कह रहे हैं, ठीक है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहता है। तो चपटा भाग क्या है? ये होता है ना चपटा भाग, तो पर्णफलक कहलाता है। और पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। तो डंठल नुमा भाग जो पत्ती होती है तो उसमें ये डंठल नुमा भाग होता है ना, तो पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के मुख्य 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। और केल्विन चक्र अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुष्प 4 भागों से मिलकर बनता है, बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग से। पुष्प का मुख्य कार्य बीज का निर्माण करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पौधा लगा होता है और उसमें पुष्प लगा होता है, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? यहाँ पे ये फूल लगा है और ये जब सूखेगा उसके बाद यहाँ पे आपको बीज इसमें मिलेंगे, तो इसका मतलब होता है कि बीज का ये निर्माण करता है। परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। तो यहाँ तक आज आपका सेशन कंप्लीट होता। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर कहीं पे कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।